आज का जो टॉपिक है वो है अटेन्यूएशन। उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि अटेन्यूएशन होता क्या है और किन किन कारणों से अटेन्यूएशन होता है, अटेन्यूएशन कांस्टेंट क्या होता है और क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर और अटेन्यूएशन कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दीज आर कंटेंट्स। सर्वप्रथम बात आती है अटेन्यूएशन होता क्या है और कैसे होता है। ठीक है, देखो जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी वेवगाइड में प्रोपोगेट करवाते हैं, इसकी जो वेवगाइड बॉल्स है वो परफेक्ट कंडक्टर होती है। ठीक है, और उसके अंदर जो वेवगाइड है इसके अंदर पूरा जो मीडियम होता है वो परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, जिनकी वजह से क्या होता है, ये जो वेवगाइड जो वेव आ रही है इसमें क्या होता है, पावर लॉस हो जाती है इसकी। ये जो पावर लॉस है इसी को अपन अटेन्यूएशन बोलते हैं। और अटेन्यूएशन होता है किन कारणों की वजह से? अटेन्यूएशन पहला तो ये होता है कि अटेन्यूएशन की जो इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है एफ और जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम होती है, जिसके कारण इसकी पावर में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, उसके कारण अटेन्यूएशन होता है। दूसरा है कि ये जो वेवगाइड बॉल्स होती है परफेक्ट कंडक्टर होती है, जिनके अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, जिनकी वजह से क्या होती है, इनकी पावर में लॉस हो जाती है और अटेन्यूएशन हो जाता है। अब बात आती है अटेन्यूएशन कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो किसी वेवगाइड के लिए गाइड प्रोपगेट्स कांस्टेंट अल्फा गामा जी इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा होता है, जिसमें अल्फा अटेन्यूएशन कांस्टेंट होता है और बीटा प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है। और इनके लिए अगर वोल्टेज और करंट इक्वेशन देखें तो v इक्वल टू v नॉट e की पावर माइनस गामा जी z होता है। z इसमें डायरेक्शन को कि किस डायरेक्शन में प्रोपगेट होती है, इसके लिए गामा जी का मान यहां से रख देंगे अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ऐसे कैसे करंट इक्वेशन हो जाएगी इसके लिए। एंड जो ट्रांसमिट पावर होती है, ट्रांसमिट पावर क्या होती है, जैसे वेवगाइड के अंदर जैसे वेव प्रोपगेट हो रही है तो जैसे वो वेवगाइड बॉल से टकराएगी तो वहां से पावर कैसे ट्रांसमिट होगी उसको अपन कैलकुलेट करेंगे। तो पावर ट्रांसमिट इक्वल टू Vg यानी ग्रुप वेलोसिटी कितनी है उसकी, एंड रियल पार्ट ऑफ V वोल्टेज एंड करंट। ठीक है ना, तो V और I की वैल्यू हम यहां से रख देंगे, वो भी सिर्फ अटेन्यूएशन कांस्टेंट यानी रियल पार्ट वैल्यू रखेंगे। तो Pt इक्वल टू Vg इनटू V नॉट I नॉट इनटू e की पावर माइनस 2 अल्फा जेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम पावर लॉस की बात करते हैं, कितनी पावर लॉस हुई है, तो पर यूनिट लेंथ कितनी पावर ट्रांसमिट हुई है, उसके द्वारा हम पावर लॉस को कैलकुलेट करेंगे। तो वो हो जाएगी dPd अपॉन dZ इक्वल टू, यहां से इसका डेरिवेशन कर देंगे अपन Vg V नॉट Vi ना, तो ये जो 2 अल्फा है उसका डेरिवेशन हो जाएगा 2 अल्फा इनटू ये सेम हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू है वो होती है Pt, तो यहां पर ने वैल्यू होती dPd माइनस dZ माइनस वो लगाना भूल गया, वो होता है पावर लॉस। फिर PL इक्वल टू जाएगा 12 इनटू Pd और अल्फा अटेन्यूएशन कांस्टेंट निकल के आ जाएगा ऐसे PL अपॉन 2Pd। दिस इज फॉर अटेन्यूएशन कांस्टेंट। हियर अल्फा अटेन्यूएशन कांस्टेंट को इंडिकेट करेगा, PL पावर लॉस पर यूनिट लेंथ को कितनी पावर का लॉस हुआ है और ट्रांसमिट पावर को। फिर बात आती है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि विदाउट एनी मैथमेटिकल प्रोसीजर या एक्सप्रेशन के अटेन्यूएशन कांस्टेंट किन किन कारणों की वजह से होता है। तो वो होता है अटेन्यूएशन किसी वेवगाइड के लिए वेव प्रोपगेट्स कांस्टेंट अल्फा प्लस आयोटा बीटा होता है, जिसके अंदर अल्फा को 4 भागों में हम डिवाइड कर देते हैं। क्या ये होता है अल्फा सी प्लस अल्फा जी प्लस अल्फा डी प्लस अल्फा। या अल्फा सी होता है अटेन्यूएशन ड्यू टू मेटल कंडक्टिविटी, एंड अल्फा जी अटेन्यूएशन ड्यू टू कंडक्टिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एंड अल्फा डी अटेन्यूएशन ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक ऑफ टेंजेंट, अल्फा अटेन्यूएशन ड्यू टू रेडिएशन। पहला है अटेन्यूएशन ड्यू टू मेटल कंडक्टिविटी। मेटल कंडक्टिविटी क्या होती है, जैसे ये कोई वेवगाइड है, इसके अंदर जैसे वेव प्रोपगेट करवाई तो इसकी जो ये वेवगाइड सरफेस बॉल है ये परफेक्ट कंडक्टर होती है, जिसकी वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं, जो जैसे ये वेव यहाँ से प्रोपगेट होगी इसके पार्टिकल की वजह से इस वेव ये जो वेव है इसकी पावर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसके कारण मेटल कंडक्टिविटी के कारण ये अटेन्यूएशन होता है। इसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला होता है अल्फा c = 8.636
आर डैश अपॉन जेड नॉट। यहाँ जो आर डैश होता है वो होता है उनका सीरीज रेजिस्टेंस। जो ये वेवगाइड बॉल सरफेस दे रखी है इसके अंदर जो सीरीज रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू होती है आर डैश। एंड सेकंड है अटेन्यूएशन ड्यू टू कंडक्टिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। कंडक्टिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है इसके लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मान 0 होता है अर्थात इसके कंडक्टिविटी का मान 0 होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो पावर लॉस हो जाएगी अतः ये अटेन्यूएशन को इंडिकेट करेगी। इसके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू होती है अल्फा इज इक्वल टू 8.636 g डैश अपॉन 2 मीटर। इसका थर्ड पार्ट है अटेन्यूएशन ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक लॉस टेंजेंट। द अटेन्यूएशन डाइलेक्ट्रिक टेंजेंट कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है एट हायर फ्रीक्वेंसी के लिए। ये जो किसी वेवगाइड के लिए अटेन्यूएशन कांस्टेंट टेंजेंट निकालते हैं अपन डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए तो होता है रेशियो ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ इंपीडेंस। किसी वेवगाइड का जो इंपीडेंस होता है उनकी रियल और इमेजिनरी पार्ट का रेशियो होता है। इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है अल्फा डी इक्वल टू 8.636 and del upon omega dash z dot upon 2 मीटर। एंड अटेन्यूएशन ड्यू टू रेडिएशन, ये मतलब ये जो इफेक्ट है बहुत ही कम पाया जाता है। जैसे किसी भी वेवगाइड के अंदर उनकी वेव प्रोपोगेट होगी तो उनके जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है जैसे वो ट्रांसमिट होगी तो उससे क्या होगा रेडिएशन निकलेंगी। तो ये बहुत ही सूक्ष्म होता है इसलिए इसको जो हीट के रूप में निकल जाता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था बताओ गिविंग एनी मैथमेटिकल डेरिवेशन मेंशन द कॉजेज ऑफ अटेन्यूएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वेवगाइड्स एंड डिस्कस वेरियस कॉजेज ऑफ अटेन्यूएशन इन वेवगाइड। फिर बात आती है कि मैथमेटिकल एनालिसिस कैसे होता है डाइलेक्ट्रिक लॉस के लिए और कंडक्टर लॉस के लिए। तो सबसे पहले हम डाइलेक्ट्रिक लॉस के लिए देखेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था obtain an expression for attenuation constant due to dielectric loss in RWG and prove that PE mod the attenuation constant due to dielectric loss tangent alpha d is equal to pi upon lambda 10 del upon under root 1 minus lambda upon lambda c to square। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब कोई वेव प्रोपोगेट होगी किसी वेवगाइड के अंदर तो उसकी परमिटिविटी में चेंज आएगा। परमिटिविटी में चेंज क्या आएगा कि जो पहले की जो परमिटिविटी थी वो थी एप्सिलॉन और जो अब चेंज आया वो हो जाएगी एप्सिलॉन बार अपॉन बराबर एप्सिलॉन इनटू 1 माइनस आयोटा सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। ठीक है, अपन के लिए जो वेवगाइड प्रोपोगेट कांस्टेंट होता है वो होता है गामा जी इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। गामा जी की वैल्यू अपन की वेवगाइड में पढ़ा था हमने पहले कि अंडर रूट kc स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन होता है, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक लॉस के कारण निकाल रहे होते तो परमिटिविटी चेंज हो जाएगी ना, एप्सिलॉन नॉट का मान वहां से हम कर देंगे। ठीक है, ये अपन मान वैल्यू रख दी इसमें तो गामा जी का मान आ जाएगा kc स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन प्लस आयोटा सिग्मा म्यू ओमेगा। फिर यहां से हम क्या कर रहे हैं इसको कॉमन ले लेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन को कॉमन लेंगे माइनस को कॉमन हो जाएगा आयोटा ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा म्यू एप्सिलॉन का अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। फिर अंडर रूट के अंदर बचा अपना 1 माइनस kc स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस आयोटा सिग्मा म्यू ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। ठीक है ना, और kc इक्वल टू होता है कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेव नंबर। ठीक है, ये वैल्यू रख देंगे अपन तो kc स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर म्यू e का मान आ जाएगा उनके पास में लैम्डा अपॉन लैम्डा c स्क्वायर। फिर ये वैल्यू रख देंगे अपन गामा जी के मान में तो 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा c स्क्वायर माइनस आयोटा सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। फिर इसमें से ये पार्ट अपन कॉमन लेंगे तो 1/2 बार कॉमन आ जाएगा। फिर इसके बाद में अपन माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के लिए देखते हैं ना तो उसके लिए वो बार घरों लगा देते हैं गामा जी इक्वल टू ये आ जाएगा ये जो पावर है यहाँ पे आ जाएगी बार के द्वारा। उसके बाद में यहाँ तक आ गई है। फिर जो इक्वेशन थी अपन की प्रोपोगेट्स करने के लिए अल्फा प्लस आयोटा बीटा यहाँ से इसके रियल पार्ट और उसके रियल पार्ट को अपन कंपेयर कर देंगे तो अल्फा
ये जो म्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है इसको मीटर से इंडिकेट करेंगे अपॉन 2 ये हो गया। ये अपन को कैलकुलेट करना था। अगर टेंजेंट वैल्यू में देखें तो अपन के लिए ये हो जाएगा फेज डिफरेंस, यानी कि जो इंसिडेंट वेव अपने इंसिडेंट कराई थी जो वेव और जो निकली है उसके बीच में कितना फेज डिफरेंस है, उसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला ये होता है, यहां से सिग्मा की वैल्यू को इसके अंदर रख देंगे तो अल्फा डी का मान आ जाएगा ये। अल्फा डी इक्वल टू आएगा पाई अपॉन लैम्डा 10 अपॉन 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर, जो हमको कैलकुलेट करना था। अगर हम फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू एफ सी ले लें तो अल्फा डी का मान जो अटेंशन कांस्टेंट था उसकी वैल्यू अपने पास में इंफिनिटी हो जाएगी, जिसके कारण जो अपनी बाइनोमियल थ्योरम लगी थी वो नहीं लगेगी, जो अटेंशन कांस्टेंट को शो नहीं करेगी उसके बाद में। फिर अटेंशन कांस्टेंट ड्यू टू कंडक्टर लॉस, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। द फील्ड कंपोनेंट दे रखे थे उनके लिए T10 मोड के लिए Hx Hz and Ey या Ex Ez और Hy इसके लिए 0 दे रखे थे। देन सो दैट अटेंशन कांस्टेंट ड्यू टू कंडक्टर लॉस इज गिवन बाय, ये अपन को कैलकुलेट करना था, प्रूव करना था, ठीक है ना। तो अपन वी नो दैट अटेंशन कांस्टेंट होता है P/2pt। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, पीआर की पावर लॉस क्या होती है, कैसे निकलती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये कोई वेवगाइड ले ली, इसकी पावर लॉस, इसकी जो सरफेस होगी, ये सरफेस इनकी वजह से पावर लॉस कितनी होगी उसको कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल पावर लॉस अपन ने मान ली पीआर एंड पीआर1 प्लस पीआर2, इसको दो भागों में डिवाइड कर लिए। तो साइड वॉल्स के कारण कितनी पावर लॉस हो रही है और अपर एंड लोअर बॉक्स के कारण कितनी पावर लॉस हो रही है, इसको दो भागों में डिवाइड कर लिया। उसके बाद सबसे पहले पीआर1 की कैलकुलेशन करते हैं। पावर लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ साइड वॉल्स गिवन बाय पीआर1 इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। यहां h की वैल्यू रख देंगे जो अपन के लिए क्वेश्चन में दे रखी है, hx स्क्वायर प्लस hy स्क्वायर प्लस hz स्क्वायर बाय डायरेक्शन में, क्योंकि ये साइड वॉल्स है तो इसके लिए लिमिट हो जाएगी 0 से b। पीआर1 इक्वल टू rs 0 टू b, इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो hy का मान हो जाएगा 0 और hx का मान hx का मान जब यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे अपन तो sin की वैल्यू हो जाएगी 0, तो hx का मान भी 0 आ जाएगा। तो टोटल बचा आपके पास में hz स्क्वायर की वैल्यू वहां से रखेंगे hz की वैल्यू, उसके बाद में Pl1 equal to Rs 0 to b v square cos square pi x upon a dy। we know that cos square pi x upon a equal to x बराबर 0 पर इसका मान cos square pi x का मान 1 होता है, तो 1 यहां रख देंगे अपन, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है और dy के लिए दिया जाएगा। ये Pl1 की कैलकुलेशन हो गई। लाइक एज Pl2 की कैलकुलेशन करेंगे अपन, तो सेम hx स्क्वायर hz स्क्वायर, इसके लिए जो लिमिट होगी वो अपन की क्या है x डायरेक्शन में होगी, क्योंकि 0 टू है अपर एंड लोअर के लिए अपन निकाल रहे हैं, तो इसके लिए hx की वैल्यू रख देंगे और hz की वैल्यू रख देंगे, ये आ गई। फिर sin स्क्वायर, इसके लिए इंटीग्रेशन का मान होता है a/2, क्योंकि लिमिट है वैसे तो होता है 1/2, लिमिट लगाएंगे तो a/2 हो जाएगा, ऐसे कैसे इसके लिए हो जाएगा a/2 हो गया। फिर Te10 मोड के लिए bg स्क्वायर का मान होता है ओमेगा स्क्वायर म्यू e माइनस ac स्क्वायर। ac स्क्वायर अपन इसको कैलकुलेट करेंगे 10 मोड के लिए तो m बराबर 100 देंगे और n बराबर 0, m बराबर 100 into pi अपॉन a स्क्वायर, ये हो जाएगा 0। फिर Pl2 निकल के आएगा हमारे पास में ये Rs v स्क्वायर a अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर म्यू e a स्क्वायर अपॉन pi स्क्वायर, और Pl1 अपने पास में ये था और हमने दो भागों में डिवाइड किया था Pl को Pl1 प्लस Pl2, यहाँ पे इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो Pl निकल के आ जाएगा अपने पास में, ये निकल के आ जाएगा Rs v स्क्वायर b 1 प्लस a अपॉन 2b लैम्डा c अपॉन लैम्डा स्क्वायर। फिर अपन ने जो एडिशन क्वेश्चन था उसमें था Pl अपॉन 2pt, यानी ट्रांसफर पावर कितनी हुई है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में Zt होता है वेव इम्पीडेंस को T
फिर पीटी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस इजेड स्क्वायर ई एक्स और इजेड की वैल्यू के लिए ध्यान रखिए 0 है ई वाई स्क्वायर बचा। फिर 1/2 है कि ई वाई की वैल्यू पर रख देंगे, वहां से इक्वेशन में दिया हुआ है dx into dy, इसके लिए ये वैल्यू हो जाएगी a by 2, इसके लिए हो जाएगी b, तो ये हो गया ab by 2। और j t का मान होता है नीटा अपॉन माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा c का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर नीटा बराबर ये होता है, तो ये वैल्यू रख देंगे अपन यहाँ पे 1/2, फिर नीटा अपॉन ये हो जाएगी ऊपर चली जाएगी, फिर 4 पाई f यानी ओमेगा की वैल्यू रख दी 2 पाई f 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर हो गया म्यू स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर b स्क्वायर ab by 2, तो pd इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, ये अपने पास में क्या हो गया अटेंडेंशियल कांस्टेंट हो गया, तो इसमें pl और pd की वैल्यू अपन ने निकाली है उसको यहां पे रख देंगे और फिर अल्फा c का मान ये आ जाएगा। फिर बात आती है कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, टू दैट क्वालिटी फैक्टर ऑफ वेवगाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अटेंडेंशियल कांस्टेंट ऑफ वेवगाइड। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर q इक्वल टू ओमेगा, कितनी पावर स्टोर हो रही है, पावर या एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है इसके अंदर और कितनी लॉस हो रही है, उनका दोनों का रेशियो। ठीक है, ओमेगा फिर pv इक्वल टू ट्रांसफर पावर निकालेंगे तो सबसे पहले bg इक्वल टू एनर्जी स्टोर पर यूनिट लेंगे, कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, फिर स्टोर एनर्जी यहां से निकल के जाएगी p स्टोर इक्वल टू p ट्रांसफर फ्रॉम bg है वो है ग्रुप वेलोसिटी ऑफ z डायरेक्शन, q इक्वल टू ओमेगा अपॉन p ट्रांसफर bg अपॉन इनटू pl, फिर pl की वैल्यू पर p स्टोर की वैल्यू रख दी यहां पे हमने, q इक्वल टू ओमेगा p ट्रांसफर ट्रांसमिटेड एंड bg इनटू 2 अल्फा p ट्रांसफर ट्रांसमिटेड, फिर q निकल के आया यहां से bg अपॉन 2 अल्फा और ये हो गया इसका डायरेक्ट रिलेशन q प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। आपके 3 बड़े-बड़े क्वेश्चंस हैं जो कवर हो रहे हैं। क्वेश्चंस आपने पूछा, आपको कुछ नहीं समझ में आया तो ये माइक्रोवेव का टॉपिक है। आप जो चीजें पूछी नहीं है आपके पास एक पीपीटी बना करके दे दें, पूछना है पूछो, कुछ नहीं पूछना है अर्चना बोला किसी को कुछ नहीं पूछना है। हाँ, जिसके अंदर टी कोड के लिए हमने जो एजुकेशन वाला पोस्टिंग निकाला, बाकियों के लिए क्यों नहीं निकाला? मोड के लिए बाकी के लिए क्वेश्चन में पूछे तो टी मोड के लिए हटा के अपन 10 मोड के लिए हटा के एमएन मोड के लिए निकाल सकते हैं। जो हमने फ्रीक्वेंसी ली थी ना, फ्रीक्वेंसी में m इक्वल टू 1 रखा था और n इक्वल टू 0 रखा था, उसमें m और n की वैल्यू सेम रखेंगे। टी की एम मोड और टी एम मोड के लिए क्यों नहीं निकाला? टी ई मोड के लिए तो निकाल रखा आपने, टी ई एम मोड के लिए क्यों नहीं निकाला? उसके अंदर नहीं, क्यों नहीं निकाला ये पूछ रही है, क्वेश्चन तो सही पूछ रही है। निकाल सकते हैं, उसने क्या किया लास्ट, उसने मुझसे पूछा था कि मैंने क्या क्या न्यूमेरिकल लास्ट 5-6 इयर्स में जो क्वेश्चन आए हैं तो क्वेश्चन में अगर उन्होंने सिर्फ टी मोड विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए उसमें क्या डिफरेंस हो जाएगा? वो तो निकाल के देखो ना वैल्यू में, जहां टी है जहां m n के लिए अपने 1 और 0 वैल्यू कितनी है वहां m और n की रखेंगे। निकालो, यू हैव टू डू इट। नहीं, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ऐसा थोड़ी है, क्वेश्चन इज वेरी गुड। अगर आपको पहले ये पूछा गया है, जरूरी नहीं है कि आगे भी वही पूछा जाएगा, कंडीशंस में चेंज करके पूछ सकते